हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी। आज हम फ्लोरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। आइए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ऐसे पादप जो पुष्पों को धारण करते हैं, उन पादपों को पुष्पीय पादप कहा जाता है। और उनमें कौन सा जनन? लैंगिक जनन। अर्थात ऐसा जनन जो लैंगिक संरचनाओं के द्वारा, लैंगिक अंगों के द्वारा संपन्न होता है, उस जनन के लिए एक शब्द यूज किया गया है, लैंगिक जनन। जनन की एक ऐसी विधि जो लैंगिक संरचनाओं के द्वारा पूर्ण होती है। जनन की एक ऐसी विधि जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें युग्मकों का संलयन होता है और युग्मक संलयन के द्वारा बनने वाली संरचना युग्मनस से एक नए पादप का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन को ही लैंगिक जनन कहा जाता है। पादपों में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए मुख्य संरचना पाई जाती है पुष्प। पुष्प क्या है? पुष्प एक सीमित वृद्धि वाला एक रूपांतरित प्रारूप है। पुष्प एक सीमित वृद्धि वाला रूपांतरित प्रारूप है जो कि पादप की एक शाखा पर एक वृंत रूपी संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है। उस संरचना को पुष्पवृंत पेडिकल कहा जाता है तथा इस संरचना के शीर्ष पर एक फूली हुई संरचना पाई जाती है। उस फूली हुई संरचना को पुष्पासन कहा जाता है। एक प्रारूपिक पुष्प में 4 पार्ट होते हैं। वो चारों ही पार्ट, वो चारों ही भाग, वो चारों ही चक्र इस पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में लगे रहते हैं, सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं। पार्ट ऑफ फ्लावर, पुष्प के, एक प्रारूपिक पुष्प के वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पार्ट आता है बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कैरोला, पुमंग, एंड्रोसियम, जायंग, गाइनोसियम। आपके पुष्पासन पर सबसे नीचे ही नीचे हरे रंग की जो संरचनाओं का समूह पाया जाता है, उन्हें बाह्य दल पुंज कहा जाता है। इन संरचनाओं की एक सदस्य को, इन संरचनाओं के एक सदस्य को केवल और केवल बाह्य दल कहा जाता है। जिसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में सेपल कहा जाता है। तो पादप के पुष्पासन पर प्रथम प्रारूपिक बाह्यतम चक्र के रूप में पाई जाने वाली संरचनाओं को बाह्य दलपुंज अर्थात कैलिक्स बोला जाता है तथा उस पूरे समूह के प्रत्येक सदस्य को बाह्य दल सेपल कहा जाता है। इस पुष्पासन पर दूसरे नंबर के चक्र के रूप में पाई जाने वाली संरचनाओं को दलपुंज कहा जाता है। ये सभी संरचनाएं दलपुंज, इन्हें सी से, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर सी से इंगित किया जाता है। दलपुंज भी एक समूह होता है जिसकी प्रत्येक एक पंखुड़ी को, प्रत्येक एक सदस्य को दल कहा जाता है अर्थात पीटल कहा जाता है। अब इस पुष्पासन पर तीसरे चक्र के रूप में मुख्य जनन संरचना के रूप में पाई जाने वाली संरचना को, पाए जाने वाले अंग को पुमंग कहा जाता है, जिसे कहते हैं एंड्रोसियम। पुमंग, ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है 1, 2, 3, 4 और भी है, इन सब संरचनाओं को अर्थात इन सब पुंकेसरों को एक समूह के रूप में एक नाम दिया गया है, नर जननांग का नाम दिया गया है, जिसे कहते हैं पुमंग, जिसकी प्रत्येक एक संरचना को
पुंकेसर कहा जाता है, स्टामन कहा जाता है। प्रत्येक पुंकेसर में 3 मुख्य भाग होते हैं। इसकी प्रत्येक एक की संरचना में 3 मुख्य भाग होते हैं। तो ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है वो पुंकेसर है, और प्रत्येक पुंकेसर के जो समूह होते हैं उस समूह के लिए शब्द यूज किया जाता है, उस समूह के लिए शब्द यूज किया जाता है, उसे कहते हैं उमंग, एंड्रोसियम, और जिसकी एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। तथा पुष्पासन पर सबसे भीतर चौथे चक्र के रूप में पाई जाने वाली संरचना जो मादा जननांग के रूप में निहित होती है उसे बोलते हैं जायांग, और जायांग की एक इकाई को स्त्री केसर ऑब्लिक अंडप कार्पल कहा जाता है। ये जो संरचना है बीचों बीच में जो खुद दिखाई दे रही है, इस संरचना के लिए शब्द यूज किया गया है स्त्री केसर अंडप। पुमंग और जायांग ये दोनों पुष्प में निहित पादप के नर और मादा जनन अंग होते हैं, जो कि एक से अधिक संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसमें हम पुमंग को पहले खोलते हैं। इस संरचना को मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं। ये जो संरचना है इसके लिए हमने पुमंग, जिसकी एक इकाई के लिए शब्द यूज किया था पुंकेसर, स्टामन, स्टामेन जो शब्द है पुंकेसर, इसके भी तीन भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है उतंतु, जिसे फिलामेंट बोलते हैं। सेकंड नंबर परागकोश और पोतंतु को जोड़ने वाली संरचना को योजी, संयोजी, कनेक्टिव कहा जाता है। और तीसरे नंबर की जो आपकी द्विपालित संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को परागकोश कहा जाता है। एंथर कहा जाता है। इस परागकोश इस संरचना में ही नर युग्मक परागकण ऑब्लिक लघु बीजाणुओं का माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। और इस पादप के पुष्प में मादा जननांग के रूप में पाई जाने वाली संरचना स्त्री केसर ऑब्लिक अंडक, इसके भी 3 भाग होते हैं। इसे बाहर निकाल रहा हूं मैं संरचना को, इसके भी 3 भाग होते हैं। ये जो संरचना है ये आपकी बाहर जूम की गई है। इस संरचना में, इस अंडक में, स्त्री केसर में सबसे ऊपरी फूली हुई टोपी रूपी संरचना, गांठ रूपी जो संरचना है उसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, स्टिग्मा। तथा बीच की जो संरचना नलिकाकार रूप में दिखाई दे रही है उसे वर्तिका कहा जाता है। और नीचे नीचे जो फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है उसे अंडाशय कहा जाता है, ओवेरी। इस ओवरी में बीजांड निहित होते हैं। इस ओवरी में बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड, ओव्यूल, बीजांड में ही अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो 2 शब्द निकल के आए, नर जननांग पुंकेसर के जननक्षम भाग परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण का निर्माण होता है, और मादा जननांग जायांग की एक इकाई स्त्री केसर के अंडाशय भाग में बीजांड जो संरचना है उस संरचना में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मादा युग्मक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो पादपों में
नर युग्मक पुंकेसरों में परागकोश के अंदर परागकणों के रूप में निर्मित होते हैं तथा पादप के पुष्प में मादा जननांग स्त्री केशर के अंदर पाई जाने वाली संरचना अंडाशय, अंडाशय में पाई जाने वाली संरचना बीजांड, बीजांड अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मादा युग्मकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलकर लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। हम इन दोनों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले पुष्प में नर जनांग के रूप में पाई जाने वाली संरचनाओं के लिए शब्द यूज किया गया है पुमंग तथा मादा जननांग के लिए शब्द यूज किया गया है जायांग। पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। इस पुंकेसर में जननक्षम संरचना परागकोश होती है। इस परागकोश में लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है जिन्हें पराग धानियां भी कहा जाता है। इन लघु बीजाणु धानियों में एक तो दो पार्ट होते हैं इसके, एक तो होती है परागधानी भित्तियां जो कि मैं आपको 4 पढ़ाऊंगा, और दूसरी होती है बीजाणु जनन कोशिकाएं। और ये बीजाणु जनन कोशिकाएं लघु बीजाणु जनन में भाग लेती है। लघु बीजाणु जनन के दौरान ये एक कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। 4 लघु बीजाणु ऑब्लिक परागकणों का निर्माण करती है और परागकण ही पादप में नर युग्मक के रूप में काम। पादप में मादा जननांग के रूप में पाई जाने वाली संरचना जायांग कहलाती है। जायांग की एक इकाई को स्त्री केशर ऑब्लिक अंडक कहा जाता है। इस अंडक में मुख्य संरचना वर्तिका अंडाशय होती है, जिसमें अंडाशय मुख्य संरचना के रूप में पाई जाती है। अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहा जाता है। इस बीजांड में 5 संरचनाएं पाई जाती है। डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। मादा युग्मक उद्भिद की संरचना जब पढ़ाऊंगा तो आपको 5 संरचनाओं के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन 5 संरचनाओं के नाम यहां पर क्लियर कर देता हूं कि बीजांड की प्रथम संरचना बीजांड काय, बीजांड आवरण जिसे अध्यावरण कहते हैं, बीजांड द्वार, बीजांड ग्रंथ, और जो मुख्य संरचना है उसको भ्रूण कोश कहा जाता है। इस बीजांड की गुरु बीजाणु धानी की 5वीं संरचना जो भ्रूण कोश है वो गुरु बीजाणु जनन में भाग लेती है। गुरु बीजाणु जनन में भाग लेती है। गुरु बीजाणु जनन के दौरान 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से 3 गुरु बीजाणु तो नष्ट हो जाते हैं, 1 गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है। परिणाम स्वरूप जो भ्रूण कोश है जब वो परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो वही भ्रूण कोश
मादा युग्मकोद्भिद के रूप में जाना जाता है। मादा युग्मकोद्भिद के रूप में जाना जाता है। इस मादा युग्मकोद्भिद में इट मीन्स परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं, जिनमें से 3 कोशिकाओं का एक समूह नीचे की ओर पाया जाता है, बीजांड द्वार की ओर होता है, उसे अंड समुच्चय कहते हैं, जिसमें एक मुख्य कोशिका अंड कोशिका होती है तथा 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती है, तथा विपरीत सिरा निभाग की ओर पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं के समूह को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है, तथा एक मध्य में द्विकेंद्र की संरचना पाई जाती है, जिसको केंद्रीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। इस परिपक्व भ्रूण कोश की एक मुख्य कोशिका अंड कोशिका एक नर युग्मक के साथ मिलकर भ्रूण का, तथा इसकी केंद्रीय कोशिका दूसरे नर युग्मक के साथ मिलकर भ्रूण कोश का, तथा ये दोनों संरचनाएं भ्रूण और भ्रूण कोश सीड अर्थात बीजांड बीज में कन्वर्ट होता है, अर्थात बीज में निहित होती है। इस प्रकार से एक बीज का निर्माण होता है। बीज के ही अंदर भ्रूण और भ्रूण कोश होते हैं। इस बीज से ही एक नए पादप का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पुष्पीय पादपों में पाए जाने वाली मुख्य संरचना पुष्प, पुष्प में पाए जाने वाले नर और मादा जननांग, नर और मादा जननांगों में नर और मादा युग्मक, युग्मकों के दौरान मिलकर बनने वाली संरचना का नाम युग्मनज, और युग्मनज से एक नए पादप के निर्माण के लिए सीड का निर्माण होता है, जिससे एक नई संतति अर्थात नए पादप का निर्माण हो जाता है। लैंगिक जनन के इस पाठ को मैं आगे के क्रम को बढ़ाते हुए इसका पार्ट नंबर 2 में नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण की संरचना पढ़ाऊंगा, तथा पार्ट नंबर 3 में मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गेमेटोफाइट पढ़ाऊंगा, तथा इस प्रकार से हम इसको 3 पार्टों में लैंगिक जनन की क्रिया को पूर्ण करेंगे। थैंक यू।